विशेष कर एनएस दत्त के लिए बनाया गया है जो 10th क्लास से पढ़ते हैं और जिनका विषय सोलर साइंस। और आज वीडियो में चैप्टर 9 से मैं आपके लिए कई सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखा जाए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन आंसर से, ताकि बीच बीच में भी आपको मैं कई जरूरी बातें आपको बताता रहूँगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रश्न पहले आपसे कहा जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर्यटकों को क्यों आकर्षित करता है। तो देखा जाए हमारे यहाँ पर देखा अंडमान और निकोबार हमारे यहाँ पर देखा एक द्वीप समूह है, एक आइलैंड है। और ये हमारे देखा जाए गलती क्या है कि पर्यटकों को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या वजह बनती है ऐसे, इसमें क्या खासियत है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर्यटकों को आकर्षित करता है क्योंकि द्वीप समूह में पर्यटक के कई क्रियाकलापों को विकसित किया गया है, जैसे जल के अंदर और बाहर। यहाँ पे देखा जाए बहुत से यहाँ पे जो हमारा कुछ जल क्रीड़ा, यानी कि हमारे देखा जाए अपना वाटर गेम्स होती है हमारे बहुत सारे, और कई तरह के यहाँ पे इसमें देखा जाए एंजॉयमेंट के लिए काफ़ी हमारे यहाँ पर चीज़ें की गई है। बहुत से टूरिस्ट लोग होते हैं वो यहाँ पर अपना आना पसंद करते हैं क्योंकि एक तरह से उनके लिए काफ़ी एक अच्छी जगह है, उनके एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। जिस वजह से लोग देखा जाए अपना अंडमान और निकोबार द्वीप में हमारा लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं, पर्यटक लोग आते हैं। तो सीधे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में से कहा जाता है भारतीय रेगिस्तान की 3 विशेषता बताइए। कि तो यहाँ देखा जाए बात हमें चल रही है भूगोल की। अब भूगोल में हमारा बनता है, अभी हमारा एक सवाल बन रहा है अभी हमारा पर भारतीय रेगिस्तान। रेगिस्तान हमारा कहते हैं कि एक ऐसी जगह होती है जो क्या होता है हमारा यहाँ पर शुष्क अर्ध शुष्क मौसम होता है, मतलब पानी की वहाँ पे देखा जाए कमी होती है। और प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ वनस्पति पाई जाती है क्योंकि ये कम पानी में भी उग जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। आपके लिए जरूरी सवाल है, आपके एग्जाम के लिए जरूरी सवाल है यहाँ पर। तो आपके लिए यहाँ पर देखा जरूरी बात क्या बनती है कि आप जब भी क्वेश्चन आंसर आप करते हैं तो आपको करना क्या है, आपको सारे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको जो आते हैं सबसे पहले वो करिए, आपको जो नहीं आते हैं आप उनको भी बना ही करिए, लेकिन छोड़िए बिल्कुल भी मत। आपको जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी आप क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे का टाइम है आपका एसएसटी के लिए। आप पूरा 3 घंटे का समय लीजिए। आप 3 घंटे में जितना भी हो सकता है आप पूरा लिखिए, लेकिन यहाँ छोड़िए बिल्कुल मत। अगर आप जो छोड़ देते हैं तो क्या होता है, खाली शीट में टीचर नंबर नहीं देने वाला। इसलिए जरूरी है कि आप लिखिए। आप शुरू में वो लिखिए जो आप बहुत अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी लिखिए जो आपको नहीं भी आते हैं, लेकिन बना ही करिए, ताकि वहाँ पर भी आपको टीचर कुछ ना कुछ आपको नंबर दे सके। तो यहाँ देखा जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में क्या अंतर है। कि हमारे देखा जाए 2 तरह की नदी होती है, 2 तरह की नदी बताई गई यहाँ पे हमारे यहाँ पर। एक तो होती है हिमालय नदी, एक होती है हमारे यहाँ पर प्रायद्वीपीय नदी। तो हिमालय नदी हमारे क्या होती है, हिमालय नदी अधिकांशतः 12 मासी होती है। 12 मासी यानी कि 12 महीने बहने वाली नदी। इसका तात्पर्य है कि इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि ये नदियाँ अधिकांश हिमनद यानी कि बर्फ की चोटियों से उत्पन्न होती है। बर्फ पिघलती रहती है और बर्फ में पिघला हुआ पानी नदी के रूप में बहता रहता है, और वह हमेशा चलता रहता है, जैसे कि हमारी गंगा नदी। इसके अलावा देखा जाए हमारे में प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी हमारे क्या होती है कि जो एक खास मौसम में आने पे क्या होती है, सूख जाती है, अपना पानी खत्म होने पे सूख जाती है। लेकिन जब दोबारा बरसात होती है तो फिर से नदी बहना शुरू हो जाती है, वो हमारी प्रायद्वीपीय नदी होती है। ये उसको कह सकते हैं मौसमी नदी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 12 मासी नहीं होती। अधिकार अधिकतर हमें प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, बंगाल में खाड़ी में प्रवेश करती है। केवल नर्मदा और तापी नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाह करती है। ये पानी बिजली पैदा करने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि ये नदियाँ जलप्रवाह व क्षिप्रिका बनाती है। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ बनती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 से कहा जाता है अक्षांश किसे कहते हैं। अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखा क्या है। तो अक्षांश वह कोणीय दूरी है जो पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान के भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण होती है। तो ये हमारा बनता है अक्षांश। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में से कहा जाता है देशांतर से क्या अभिप्राय है। कि देशांतर क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होती है। तो देशांतर पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की वह कोणीय दूरी है जो ग्रीनविच के प्रधान मध्य से पूर्व या पश्चिम मापी जाती है। तो इसीलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 6 में से कहा जाता है दून किसे कहते हैं। दून किसे कहा जाता है, दून क्या होता है। शिवालिक पहाड़ी और मध्य हिमाचल के स्थित कई घाटियां हैं
जिसे दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, और भी हमारे कई सारे दून बनते हैं। तो ये हमारे बनता है दून। दून के मतलब क्या बनते हैं, कुछ घाटियाँ। तो सिंपल सी आम भाषा में कहते हैं कुछ हमारी घाटियाँ होती है जिन्हें कहा जाता है दून। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम सात की। पश्चिम सात में से कहा जाता है देश के दक्षिणी भाग उत्तरी भागों की तुलना में अधिक गर्म है। क्यों? कि हमारा देखा जाए, जो हमारा देखा जाए हमारा साउथ इंडिया बनता है, दक्षिण भाग बनता है, वो हमारा देखा अन्य भागों की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा गर्म होता है। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या वजह बनती है कि जिस वजह से हमारा देखा जाए जो हमारा अपना दक्षिण भाग है देश का, जो हमारा दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है, वो हमारा देखा बाकी मुकाबले क्या रहता है, गर्म रहता है। वजह क्या बनती है? विश्ववृत्त के ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य ताप की मात्रा घट जाती है, इसलिए देश के उत्तरी भागों में ठंड है और दक्षिण भाग के विषुवत में निकट होने के कारण क्या पड़ती है, यहाँ पे गर्मी पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे हमारा देखा जाए गर्मी होने की वजह क्या बनती है, हमारा पर जो है दक्षिण भाग विषुवत के निकट होने के कारण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 8 की। प्रश्न 8 में से कहा जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण कैसे हुआ? तो यहाँ पे देखा जाए एक मैदान बनता है, और वो मैदान क्या बनता है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों के मिलने से एक हमारा मैदान बना है जिसे कहा गया गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ये निर्माण कैसे बना है? ये दो मुख्य नदी तंत्र अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र लघु नदियों द्वारा लाई अवसादों जमा होने से बना है। अवसाद क्या होता है कि पानी द्वारा लाई गई मिट्टी, जो नदी द्वारा लाकर भाई की जो मिट्टी थी उसकी जो मिट्टी बनती है, अवसाद बनता है। उस अवसाद का जमा होने से कहते हैं कि वहाँ पे क्या बना है, मैदान बना है। सभी प्राचीन सभ्यताएं जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोड़ो, जिसे नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में फैली है। ये भूमि के उपजाऊ देशांतरों और नदियों द्वारा जल की उपलब्धता के कारण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न में से कहा जाता है हिमाद्री से आप क्या समझते हैं कि हिमाद्री क्या होती है? बहुत आसान है। हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए इसे हिमाद्री कहते हैं। संसार की अधिकतर ऊंची चोटियां इसी पर्वत श्रेणी में हैं। कई पर्वत 8000 मीटर से ऊंचे हैं। कंचनजंगा, धौलागिरी, नागा पर्वत, मकालू, अन्नपूर्णा और एवरेस्ट शिखर इसी श्रेणी में है। तो आसान है, हिमाद्री हमारे क्या होता है बता दें मैंने, ऊंची चोटी होती है हमारे यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 10 की। प्रश्न 10 में मुझे कहा जाता है लघु हिमालय को परिभाषित कीजिए कि हमारा देखा जाए क्या ऐसा हिमालय है, लघु हिमालय। ये पर्वत श्रेणी हिमाद्री के दक्षिण में है। इसे लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय और मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसकी चोटियाँ 5000 मीटर से भी ऊंची होती है और कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार इसी में है। कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां इसी श्रेणी में हमारे आती है, लघु हिमालय में आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 से कहा जाता है गंगा के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा किया गया है? तो आपको बताना है यहाँ पे हमारे गंगा नदी द्वारा एक बना मैदान है, वो और भी कई नदियों के द्वारा बना है। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? उत्तरी भारत के विशाल मैदान का अधिकतर भाग गंगा के मैदान में शामिल है। यह मैदान गंगा और उसके सहायक नदियों द्वारा बना है। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी आदि सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। ये सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं और ये बनाती है हमारा यहाँ पर जो है गंगा के मैदान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 12 की। प्रश्न 12 में से कहा जाता है दक्कन के पठार के विषय में क्या जानते हैं? तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो यहाँ पर हमारे कहते चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अपने उस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। आपका देखा जाए कहते हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, आपका देखा जाए बिजनेस है, आपका देखा जो भी ऑलमोस्ट सब्जेक्ट है 10th क्लास के 12th क्लास के, आपको डाटा प्रिंटिंग ऑलमोस्ट आपको सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। आप वहाँ से उनकी तैयारी आप कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। दक्कन के पठार के विषय में आप क्या जानते हैं? तो सतपुड़ा महादेव मैकलन पर्वत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार को दक्षिण का पठार कहा जाता है। दक्कन का मतलब क्या होता है? दक्षिणी। दक्कन का मतलब क्या होता है? दक्षिणी। दक्षिण में इसका विस्तार कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जो कि हमारा साउथ का सबसे नीचे का जो हिस्सा बनता है वो हमारा बनता है कन्याकुमारी। पश्चिम में पश्चिमी तट
पश्चिमी घाट इसकी सीमा बनाते हैं। इसका ढाल पूर्व की ओर, पश्चिम घाट उत्तर में दक्षिण की ओर फैले हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री कहते हैं। तमिलनाडु में इसे नीलगिरी कहते हैं। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर इसे अन्नामलाई कहते हैं। और पश्चिमी घाट की ऊंचाई दक्षिण से अधिक है। तो ये हमारा थोड़ा सा बनता है दक्षिणी पठार के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी तेरा की। पश्चिमी तेरा में से कहा जाता है गंगा नदी के विषय में आप जानते हैं। बहुत आसान सवाल है। गंगा नदी हमारे देश की जो देखा जाए सबसे ज़्यादा पवित्र नदियों में से एक नदी है हमारे यहाँ पर गंगा नदी। गंगा नदी हमारे भारत की सबसे बड़ी जो नदी है गंगा नदी। तो चलिए इसके बारे में बताता हूँ कुछ और। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। और गंगा नदी हमारी कैसी नदी है? सदा नीरा, कभी ना सूखने वाली नदी है, हमेशा बहने वाली नदी है। भारत के उत्तरी मैदान के निर्माण में गंगा नदी तंत्र का सबसे बड़ा योगदान है। भागीरथी, अलकनंदा गंगा की शीर्षक नदियों है। ये दोनों देवप्रयाग पर मिलती है। इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा का नाम गंगा है। भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। इसके उद्गम स्थल को गोमुख कहते हैं। गंगा हरिद्वार के पास मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उत्तर से आकर कई नदियाँ इसमें मिल जाती है। यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, केन, बेतवा यमुना के सहायक नदियाँ हैं। तो ये हमारे देखा गंगा नदी बनती है। और गंगा नदी में एक और हमारी फिश होती है जो एक तरह से हमारे खेलते क्या है, नेशनल फिश है। उसका नाम क्या बनता है यहाँ पर? डॉल्फिन। तो हमारे की गंगा डॉल्फिन होती है जो हमारा देखा जाए गंगा नदी में हमारे पाई जाती है गंगा डॉल्फिन। तो एक तरह से वो हमारा कहते क्या है, हमारी राष्ट्रीय फिश है। एक तरह से हमारे कहते हैं राष्ट्रीय मछली। तो गंगा नदी के विषय में और भी बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। गंगा का जो पानी होता है बहुत ही प्योर पानी होता है, बहुत ही शुद्ध पानी होता है। क्योंकि इसमें देखा जाए कई सारे हमारे देखा जाए जड़ी बूटियों का समावेश भी होता है जो हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। गंगा पानी ऐसा पानी होता है जो जल्दी ख़राब नहीं होता है। कई कई महीनों तक भी, कई कई सालों तक भी कभी ख़राब नहीं होता है। तो गंगा का पानी है तो बहुत ही गलत है कि हमारा यहाँ पर वैल्यूबल माना जाता है। गंगा हमारा देखा जाए हमारे धार्मिक मुद्दों से जुड़ा हुआ एक काफ़ी खास जो मुद्दा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम 14 में आपसे कहा जाता है दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? कि यहाँ पे हमारा देखा जाए दक्षिण यानी साउथ की गंगा नदी है वो कौन सी है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह नासिक जो कि हमारा कहाँ बनता है, महाराष्ट्र में आता है और निकट के पश्चिमी घाट से निकलती है। यह सहायक नदियों के साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के कुछ भागों के जल को बहाकर ले जाती है और बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। वृद्ध का मतलब क्या होता है? जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें वृद्ध भी कहा जाता है। यानी कि जो हमारा गंगा नदी है बहुत पुरानी नदी है। तो ये हमारा बनता है हमारा वृद्ध गंगा, दक्षिणी गंगा, ये हमारा कह सकते हैं आम भाषा में उसको हम गोदावरी नदी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15 में ऐसा कहा जाता है नर्मदा नदी के उद्गम का स्थल क्या बनता है? कि एक हमारी नदी बनती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो हमारे कहाँ से बन के निकलती है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा की पूर्व श्रेणियों के बीच बहती है। ये नदी तंग, संकरी, गहरी और सीधी घाटी में होकर बहती है। ये नदी मार्ग में कपिलधारा और धुआंधार नामक जलप्रपात भी बनाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम 16 की। पश्चिम 16 में से कहा जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विषय में आप क्या जानते हैं? तो शुरू में क्वेश्चन भी किया था अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में, थोड़ा सा और जान लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल खाड़ी में है। ये आकार में बड़े हैं, इनकी संख्या भी अधिक है। ये भारत की मुख्य भूमि से काफी दूर है। इनका विस्तार एक पहाड़ी के रूप में है। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बंजर द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। इन द्वीपों पर विभिन्न आकर्षक पर्यटक गतिविधियां विकसित की गई है, जैसे पानी और पानी के खेल आदि के लिए यहाँ पे विशेष तौर पर जाने जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है हमारा अंडमान निकोबार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम 17 की। पश्चिम 17 में कहा जाता है
लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के विषय में आप क्या जानते हैं? लक्षद्वीप के बारे में आपको बताना है कि लक्षद्वीप के विषय में हम क्या जानते हैं, लक्षद्वीप के लिए क्या है। देखा जाए लक्षद्वीप ये अरब सागर यानी हमारे देखा जाए भारत में, हमारे देखा जाए भारत हमारा तीनों समुद्र से घिरा हुआ है, बंगाल खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। अब बात करते हैं हम किसकी ओर, अरब सागर की ओर करते हैं। तो अरब सागर की ओर हमारे जो यहाँ पर देखा जाए क्या आता है, लक्षद्वीप आता है। और यहाँ बहुत ही यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप है। इनमें सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है। तो सर इनमें देखा छोटे छोटे द्वीप तो है, लेकिन छोटे छोटे द्वीप में जो बड़ा द्वीप है उस द्वीप का नाम क्या बनता है हमारा पर, मिनिकॉय। इसका क्षेत्रफल कुल 4.5 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह की रचना परवालों के निक्षेपणों पर आधारित है। कवरत्ती इसकी राजधानी है। यह कोरल द्वारा बना है और विभिन्न प्रकार के पौधों एवं जानवरों से संपन्न है। तो ये हमारा होता है लक्षद्वीप। तो ये लक्षद्वीप हमारा छोटा सा द्वीप बनता है, लेकिन कई सारे छोटे छोटे द्वीप है। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 18 की। प्रश्न 18 में कहा जाता है डेल्टा। डेल्टा किसे कहते हैं? तो डेल्टा क्या होता है, मुहाने पर वितरिकाओं द्वारा एक विशेष प्रकार की भूमि आकृति बन जाती है, भू आकृति बनती है, एक जमीन की शेप बन जाती है। इसकी आकृति त्रिभुज के समान होती है। इस प्रकार नदी के बने त्रिभुजाकार उपजाऊ भूभाग को डेल्टा कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का एक डेल्टा संसार का सबसे बड़ा यहाँ पर डेल्टा माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न 19 में आपसे कहा जाता है देश के आर्थिक विकास में नदियों की योगदानों की व्याख्या करें। किसी भी देश का आर्थिक विकास में यहाँ पर देखा जाए उस देश की नदियों का भी एक महत्वपूर्ण उसमें योगदान होता है। नदियाँ एक तरह से जीवन है, एक तरह से प्राण है उसके लिए। कैसे? नदियाँ मीठे जल का स्रोत है, जल ही जीवन है। इसके अभाव में, अभाव यानी किसी कमी में हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते जीवन के बारे में। संसार में कुल जल का 3% से भी कम भाग शुद्ध जल है। देखा जाए 3% भी कम है, क्योंकि बाकी हमारे देखा जाए लगभग देखा जाए जो एक बहुत बड़ा हमारा यहाँ पर जल का स्रोत है वो हमारा क्या बनता है, समुद्र पानी। और समुद्र पानी कैसा पानी है, खारा पानी। और खारा पानी हम पी नहीं सकते। मीठा जल हिम के रूप में, वर्षा के रूप में, भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। आज पीने के पानी की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। कि देखा धरती पर पानी तो बहुत है, लेकिन जो हमारे पीने का पानी है वो बहुत कम है। बाकी पानी है, बहुत पानी है, खारा पानी है जिसे हम कहते पी नहीं सकते। हमारे यहाँ का बहुत सारा खारा पानी है और काफ़ी हद तक हमारे देखा कुछ हमारे गंदे पानी बनते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में हमारा पानी होता है जो हमारे पीने लायक है। और पीने लायक पानी की क्या है, शॉर्टेज, बहुत कमी है। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि सेव वाटर, पानी बचाओ। जैसे जैसे औद्योगिकरण और नगरीकरण हो रहा है, पीने के लिए शुद्ध जल की मांग बढ़ रही है। आज का मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक जल का प्रयोग करता है। कि पहले के टाइम में देखा मनुष्य की जो पानी को लेकर जो रिक्वायरमेंट होती थी वो ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम में देखा है मनुष्य की जो रिक्वायरमेंट है पानी को लेकर बढ़ चुकी है। इसकी रक्षा की जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए देश की रक्षा में देखा है नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। कि नदियों से हमारे देखा है आसपास में देखा जाए पशुओं को पीने के लिए पानी मिल पाता है। आसपास में देखा है नदियों किनारे खेती बाड़ी हो पाती है, सिंचाई हो पाती है। आसपास में देखा जाए कहते नमी बनी रहती है, मॉइस्चर बना रहता है, बरसात वगैरह होने में सहायक होती है हमारी नदियाँ। और नदियाँ हमारे देखा जाए बहुत से हमारी जो नदियाँ है पवित्र नदियाँ है जिसकी पूजा भी करते हैं। और नदियों का देखा है साफ होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दूषित नदियाँ देखा जाए करते कई तरह का जो नुकसान भी सहती है, नुकसान भी होता है, क्योंकि उसके अंदर जो जलीय जीव होते हैं वो प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम कहते हैं अपना देखा जाए नदियों का जो योगदान है, नदियों का जो महत्व है उसको समझे और साथ में देखा जाए नदियों को बचाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखा जाए मैंने अभी तक आपके लिए देखा जाए काफ़ी सारे मैं आपको क्वेश्चन पूर्ण करा चुका हूँ। आपको करना क्या है कि आपको इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे है कि इनको आप एक बार करके आप अच्छे से नहीं समझ सकते। इनको करना क्या होता है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आपको क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आएंगे, तभी आपको क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से याद रहेंगे। तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो को आप जो एक बार देखिए, दो बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अच्छे से समझ में आ सके, औरों को समझ में अच्छे से समझ आ सके, आपका एग्जाम अच्छे